नमस्ते दोस्तों। तो जब से हमने एनसीईआरटी शुरू की है लगभग सभी चैप्टर 1+ वीडियोस में जा रहे हैं। रीज़न ये है कि एनसीईआरटी में टोटल चैप्टर्स कम रहते हैं लेकिन हर एक चैप्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सिलेबस तो चेंज हो नहीं सकता, बाकी बुक्स का एनसीईआरटी का सबका सेम ही है ना। तो इसी के चलते अब हम पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 6 पे, अकाउंटेंसी के। ओके, लाइन थिकनेस ज़्यादा हो गई कुछ, जो कि है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मोस्ट प्रोबेबली ये भी 2 ही वीडियो में जाएगा, है ना। कोशिश पूरी रहेगी कि 3 में तो किसी भी हाल में ना जाए, है ना। एक में हम ट्रायल बैलेंस पूरा कवर कर लें और दूसरे में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए, हमने लेजर पढ़ा, बुक्स पढ़े, सब्सिडरी वाले जर्नल पढ़ा, काफ़ी कुछ जाना, बीआरएस भी जाना। बीआरएस में हमने क्या किया कि बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को उठा के उन्हें रिकनसाइल किया, उन्हें सही किया। क्यों? क्योंकि अक्सर वो मैच नहीं होते थे कुछ गिवन कारणों से। सेम इसी तरह से जब हम लेजर बनाते हैं अपना तो क्या होता है कि लेजर के जो अकाउंट्स हैं उनकी बैलेंसिंग में कभी कभी गलती होती है, ठीक। तो कहीं उनकी बैलेंसिंग में तो गलती नहीं, क्रेडिट साइड डेबिट साइड इंटरचेंज हो गया हो, अमाउंट कुछ गलत लिख दिया हो हमने, या हमने कोई एंट्री लिखना ही भूल गए हो, है ना। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए या ऐसी गलतियाँ हमारे फाइनल अकाउंट्स में, जब हम फाइनल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं, स्टेटमेंट बनाएं, तब ना हो, इसके लिए हम पहले ही क्या करते हैं, हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हम बैलेंसेस का एक ट्रायल करते हैं, एक बार उन्हें चेक करते हैं इसके थ्रू। अगर जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं और जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनका सम सेम आ रहा है तब तो बहुत सही बात है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग अच्छी चल रही है पहले स्टेज से। ये जो रिकॉर्डिंग है, बुक कीपिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, वहीं से हमारी अकाउंटिंग बिल्कुल सही चल रही है, ये इसका प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बैलेंस करता है तो ये तब हमें ये पता चलता है कि कुछ ज़रूर एरर्स हमसे हुए हैं इस स्टेज के पहले तक। अब क्या किया जा सकता है? उन एरर्स को पता लगाया जा सकता है और उन्हें रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, इसके आउटकम्स क्या क्या हैं। ऑब्वियसली एक बार ये एक आउटकम है कि बैलेंस करेगा, एक है कि नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह से, कौन से स्टेप्स हम लें जिससे हमें एरर्स पता लगे कि एग्जैक्टली कौन कौन से एरर हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस डिफर कर रहा है। ये एग्जैक्टनेस, ये एक्यूरेसी कैसे आती है? अमाउंट से। ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंस ना होने का कारण होगा, यानी डिफरेंस होगा डेबिट और क्रेडिट साइड का, वो एक अमाउंट होगा। उसी अमाउंट का एरर या उसी अमाउंट के स्प्लिट्स का, एग्जैक्ट स्प्लिट्स का एरर अगर हम निकाल लेते हैं तो वो एरर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। Meaning of trial balance. A trial balance is a statement showing the balances or the totals of debits and credits of all the accounts in the ledger with the view to verify the arithmetical accuracy of posting into the ledger accounts. ठीक, जो मैंने अभी बात कही वही एग्जैक्ट यहाँ पे कही गई है। It is an important statement in the accounting process as it shows the final position of all accounts and helps in preparing the financial statement. Financial statement बनाने के लिए मदद करता है। The task of preparing statements is simplified because the accountant can take the balance of all accounts from the trial balance instead of going through the whole ledger. साथ ही साथ फाइनल स्टेटमेंट बनाते समय अगर हमारा ट्रायल बैलेंस एक्यूरेट हमारे पास रखा है तो हम सीधे उसी से उठा सकते हैं, हमें फिर से पूरे लेजर को गो थ्रू नहीं करना होगा। साथ ही साथ ये भी होता है कि फाइनल अकाउंट्स हम अक्सर अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पर बनाते हैं, जो कि ज़्यादातर क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, या ये कहा जाए कि एक अकाउंटिंग ईयर। लेकिन ट्रायल बैलेंस हम चाहें तो हर मंथ भी बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें समय रहते एरर्स पता चलेंगे और वो करेक्ट होंगे। अच्छा, हम हर महीने बना रहे हैं, क्वार्टरली बना रहे हैं, हाफ ईयरली बना रहे हैं, एनुअली बना रहे हैं, ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे। मतलब कि कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं हमारे यहाँ अक्सर, पिछले साल में या पिछले बार जब भी हमने ट्रायल बैलेंस बनाया तो एरर्स कितने पाए गए, क्योंकि ज़्यादा एरर्स का मतलब है कि हमें जल्दी जल्दी इसे बनाना चाहिए और एरर्स को समय रहते चेक करके ख़त्म कर देना चाहिए। ओवरऑल ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स का भी यही मतलब है कि हमें इसे समय रहते करेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है।
वहीं अगर हमारे पूरे साल में कुछ ही ट्रांजेक्शन होते हैं, गिने चुने अकाउंट्स हैं, उनके बैलेंसेस हैं, तो फिर हम इसे बाद में भी कर सकते हैं, ईयर एंडिंग पे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑब्वियसली, लोकेटिंग एरर्स पता लग पाए हमें, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने में मदद मिल पाए। कैसा होता है? इस तरीके का होता है। सारे आइटम्स यहाँ पर्टिकुलर्स में, ये जो अकाउंट टाइटल लिखा हुआ है यहाँ पे पर्टिकुलर्स भी आप लिख सकते हैं उसको। ये सारे अकाउंट्स जो आपके लेजर के हैं उनके टाइटल्स दिए हुए हैं, और इनका जो बैलेंस है, अगर क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड है तो डेबिट साइड, जो कि ऑब्वियसली अक्सर क्या होगा आपका, जो असेट्स होंगे और एक्सपेंसेस होंगे और लॉसेस होंगे, उनका ज़्यादातर बैलेंस क्या आएगा? डेबिट आएगा। वाइसे वर्सा, जो आपकी लायबिलिटी होगी, कैपिटल होगा, गेन्स होंगे, है ना, इनकम होगी, वो कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड जाएगी। देखिए आपका कैपिटल क्या है? क्रेडिट साइड है। बाकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये सब क्या है आपका? एसेट्स है। परचेजेस क्या है? एक्सपेंस कह लीजिए या एसेट कह लीजिए। कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड एक्सपेंस है आपका, ठीक है। सेल्स आपकी इनकम है, ठीक, तो इसीलिए क्रेडिट साइड है, बाकी सब आपका अभी तक डेबिट था। फिर सेल्स रिटर्न वापस हो रहा है, तो ये एक तरीके का क्या है? लॉस है भाई। अगर आपने कुछ सामान बेचा और वो आपको वापस मिल गया तो क्या है? एक तरीके का लॉस है। सेल्स रिटर्न तो इसीलिए कहाँ आ गया? डेबिट साइड आ गया। सिमिलरली परचेज रिटर्न यानी कि आपका एक तरीके का क्या है, गेन तो नहीं कह सकते, बट इनकम तो है ही, आपको पैसे वापस मिलेंगे उसके, किसी भी तरीके का क्रेडिट ही है, जो भी कहा जाए, है ना। इंटरेस्ट पेड, ये आपने एक पे किया है, एक तरीके का आपका एक्सपेंस है। कुछ भी आप इनकम, सॉरी, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, ये सब क्या होते हैं? ये पेड भी हो सकते हैं, रिसीव भी हो सकते हैं, तो इसीलिए पेड वाले हैं तो एक्सपेंस हैं, और रिसीव्ड वाले हैं तो गेन है, ठीक है। गेन है तो क्रेडिट साइड है, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड है। सैलरी भी एक तरीके की एक्सपेंस है, डेबिट साइड जाएगी। लॉन्ग टर्म लोन, ये क्या है? ये एक तरीके की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड जाती है। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर भी एक तरीके का लोन है, क्रेडिटर भी एक तरीके की लायबिलिटी है, बिल्स पेबल भी लायबिलिटी है, सब कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड। ड्राइंग्स, ये क्या है? ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि कैपिटल यानी कि बिजनेस में लगाया हुआ उसके मालिक का पैसा अगर हमारे लिए लायबिलिटी है, यानी एज अ बिजनेस हमारे लिए लायबिलिटी है, तो उसके द्वारा निकाला गया पैसा हमारे लिए असेट भी होगा। ड्राइंग क्या है? वाइसे वर्सा है, कैपिटल का असेट है, इसीलिए डेबिट साइड है, ठीक। इसे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको याद होगा। नहीं तो आपने अगर सही में आप लेजर से ही उठा रहे हो सब कुछ, है ना, क्वेश्चन में तो ज़्यादातर आपको आइटम दिए होते हैं, लेकिन अगर आप लेजर से उठा रहे हो तो आपको दिखेगा ही उसमें कि बैलेंस डेबिट साइड है कि क्रेडिट साइड। और नहीं तो जब एक बार आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कर चुके हो, या आप जर्नल और सब्सिडरी बुक्स बना के लेजर तक पहुंच चुके हो, तो आप वैसे भी समझ गए होंगे कि क्या चीज़ डेबिट जाती है, क्या क्रेडिट। हालांकि सिर्फ मेरी ये जो क्लासेस अभी तक की हुई हैं इस प्लेलिस्ट में अकाउंटेंसी की, इसको देखने के बाद हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपको याद हो गया होगा डेबिट और क्रेडिट का, क्योंकि न्यूमेरिकल के पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस वीडियोस अभी तक मैंने नहीं बनाए हैं। और इस चैप्टर का भी यही सीन रहेगा अभी कि पहले मैं थ्योरी पोर्शन कवर कर रहा हूँ, इसीलिए इस चैप्टर के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मोस्टली कवर नहीं होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होता है और एक कोई एग्जाम्पल उठाना, वो वहां तक रहेगा, ठीक है। ताकि अगर आपको लगे कि टाइम बीत रहा है, मुझे अभी के अभी चाहिए है एक्सेट्रा कुछ भी, तो वैसे आप कमेंट कर सकते हो। मैं कई सारे कमेंट होने पे मैं ऑब्वियसली कुछ चीज़ों को दूसरी रोक के, जैसे कि मैं 12th का भी कोर्स चला रहा हूँ इस समय, बिजनेस स्टडी का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो उसको रोक के मैं इसको कवर कर लूँगा, या जो जिस चीज़ पे भी इंसिस्ट आप लोग ज़्यादा करोगे मैं उसको प्रायोरिटी पे ले आऊँगा किसी भी तरह से, ठीक है। तो वही चीज़ एलैबोरेट की गई है, ascertain the arithmetical accuracy of ledger accounts, हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है टोटल्स मेथड से, बैलेंसेस मेथड से, और टोटल्स कम बैलेंसेस मेथड से। हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो टोटल्स मेथड ही रहेगा, जिसमें सिर्फ दोनों का टोटल जैसे ऊपर दिया हुआ है
सॉरी, हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो बैलेंसेस मेथड रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो बैलेंस आया होता है निकल के वो रखा जाता है। देख लीजिए अब एक बार, ये आपके वो हैं लेजर अकाउंट्स हैं, इसमें बैलेंस आया इधर 40,000, फिर कैश 20,000 जुड़ा क्योंकि रावत का कैपिटल अकाउंट था, और ये बैलेंस कैरी डाउन हुआ लास्ट डेट को 60,000 टोटल। ठीक, तो अब टोटल्स अगर देखा जाए तो एक साइड का है केवल 20,000 और उसी साइड के बैलेंस है 40, वो क्रेडिट वाला, और इसका डेबिट बैलेंस है 60। ठीक, तो इस तरीके से अगर हम उठाते हैं तो हमारा टोटल्स मेथड बनेगा। लेकिन अब हम केवल ये बैलेंस उठाते हैं कि इसका 60,000 है, इसका CD 20,000 है, इसका CD 17,000 है, ऐसे उठाते हैं तो ये बैलेंसेस मेथड है। ठीक है, देखिए यूजिंग टोटल मेथड, डेबिट का टोटल हमने ले लिया रावत का 60,000, रोहन के में डेबिट का टोटल 40 था और क्रेडिट का टोटल 60 था, मशीनरी में 23 है ना, 20 and 3, राहुल का 75 and 55, सेल्स का केवल क्रेडिट साइड टोटल था 70। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारा बैलेंसेस मेथड आएगा और टोटल्स मेथड आएगा, और इसमें भी हमारा टोटल मैच होना चाहिए। बैलेंसेस मेथड वो जो हम आगे हर जगह प्रैक्टिस करेंगे केवल है केवल और केवल बैलेंसेस उठाना 60, 20, 17 सो ऑन। ठीक है, 150 150 दोनों, और अगर हम दोनों पुट कर लेते हैं तो ऐसा रहेगा। कोई खास फायदा नहीं है बैलेंसेस एंड टोटल्स कॉम्बाइंड का, क्योंकि अगर हम ऊपर टोटल्स और बैलेंसेस में गड़बड़ कर दे रहे हैं कि हमें दोनों का टोटल तो सही सही पता है 60 और 20, लेकिन एक साइड का बैलेंस 20 आएगा हम ये नहीं जान पा रहे तो गलत है ना, फिर तो हम आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए रेड मार्क्स सेव हो गया क्या? हाँ, तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में हम एक बार प्रैक्टिस करना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेबिट साइड डाली जाए और क्रेडिट साइड डाली जाए तो हमारा ट्रायल बैलेंस टोटल मैच हो सकता है। ठीक है, चलिए इसे ट्राई करते हैं सॉल्व करके। पहले तो इसे रेस कर दिया है। हाँ देखिए, कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज कहाँ जाएंगी? डेबिट साइड जाएंगी, सॉरी क्रेडिट साइड जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने वायलेट से मार्क कर दिया है, बल्कि हम केवल क्रेडिट वाले को ही मार्क करते हैं, डेबिट वाले को छोड़ देते हैं, क्योंकि दो ही साइड्स है हमारी और सभी कुछ किसी एक साइड जाएगा ही। ड्राइंग मैंने बताया उल्टा होगा, कैपिटल का उल्टा होगा, असेट बन जाएगा ये, तो मशीनरी भी असेट है। सेल्स हमारी इनकम है। ठीक है, सेल्स हमारी इनकम है, और मैंने ऊपर क्या बताया था खुद ही भूल गया, देखिए क्या कहें, जो हमारी इनकम है और लाइबिलिटी है वो क्रेडिट होगी, और एक्सपेंसेस और असेट्स डेबिट होंगे। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्रेडिटर को उठा लिया, सॉरी कैपिटल को उठा लिया क्रेडिट साइड। अब हमारी इनकम भी क्रेडिट होगी, परचेज हमारा एक्सपेंस है, छोड़ देंगे, सेल्स रिटर्न भी एक्सपेंस है, परचेज रिटर्न एक इनकम है, खरीदी हुई चीज़ वापस करेंगे तो पैसे मिलेंगे, है ना। वेजेस ये डेबिट होंगे, एक्सपेंस है। गुडविल, गुडविल हमारा असेट है मोस्ट प्रोबेबली। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इसको हम ले लेंगे। डिस्काउंट अलाउड, ये तो हमने दिया होगा ऑब्वियसली, डिस्काउंट रिसीव्ड अलग होता है, अलाउड अलग होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन ये हमारी लाइबिलिटी है, ये क्रेडिट होंगे। डेटर्स हमारे एसेट हैं, डेबिट होंगे। क्रेडिटर्स फिर से हमारे लाइबिलिटी है, क्रेडिट होंगे। कैश एसेट है, इसे रहना देते हैं। स्टॉक ऑन April 1 2013, ओह, जबकि यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो 31 मार्च का ट्रायल बैलेंस है 2014 का, यानी ये ओपनिंग स्टॉक है, तो हमें एसेट निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए 2 लाख की सेल हुई। ठीक है, एक बार पेन का कलर चेंज कर देते हैं, कंफ्यूज ना हुए आप। 2 लाख की सेल हुई, 2,10,000 की परचेजेस थी, 16,000 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, तो 2, 10 और 16
226 का स्टॉक हमारे पास था, इस 226 के स्टॉक में से हमने 30,000 रिटर्न कर दिया, तो बचा 196। इसके बाद सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है 80,000, सॉरी 1,80,000 है ना। तो सेल्स हमारी 180 की हुई, तो 196 माइनस 180 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक भी 16,000 है। वेरी गुड। आप ऐसे फिर से देख सकते हो, सेल्स 2 लाख माइनस सेल्स रिटर्न 20,000 यानी 180, परचेजेस 210 माइनस 30,000 परचेज रिटर्न यानी 180। तो जितने का खरीदा उतने का ही बेच दिया, तो जो ओपनिंग स्टॉक था वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, और ये एक असेट है, असेट डेबिट होता है, तो 16,000 हम डेबिट करेंगे, इस यानी कि इसमें पर्पल डॉट नहीं लगाते। अब टोटल करते हैं पहले पर्पल का यानी क्रेडिट्स का। कैपिटल 1 लाख, सेल्स 2 लाख हो गया 3 लाख, 3 लाख माइन 3 लाख एंड 30,000 330 and 15 345, 345 and 2 is 347 and 20 is 367, 367 and 90 is 457, 457 and 5 is 462, 462 and 30,000 is 492, 492 and 20,000 is 5 lakh 12,000 and 5,000 is 5 lakh 17,000। ये टोटल एक बार आप खुद से भी करिएगा, हो सकता है मेरे इतने फास्ट कैलकुलेशन आपको ना समझ आ रहे हो या आप अलग तरह से कैलकुलेट करते होगे, तो कोऑर्डिनेशन ना बैठ पा रहा हो, इसीलिए आप एक बार आप भी टोटल करना। मैंने वायलेट्स का टोटल किया 517। चलिए आगे टोटल करते हैं डेबिट को। ठीक है, 16 एंड 20 इज 36,000, 36 एंड 210 इज 246,000, 246 एंड 20 इज 266,000, 266 एंड दिस इज 1 लाख, तो 366, 366 and 6 372, 372 and 5 of this is 377, 377 and 50,000 is 427, 427 and 20,000 is 447, 447 and 50,000 is 497, 497 and 4 is 5 lakh 1,000, 5 lakh 1,000 and 60,000 16,000 is 5 lakh 17,000। ट्रायल बैलेंस मैच्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है कि हमारी इनकम्स और लायबिलिटी, इनकम और लायबिलिटी, ये है आपका सीआर यानी कि क्रेडिट साइड, और असेट्स और इनकम, सॉरी असेट्स एंड एक्सपेंसेस है आपका डेबिट साइड। कोई भी चीज़ हो असेट एक्सपेंस में कहीं ना कहीं फिट इन हो ही जाएगी और इनकम या लायबिलिटी में भी फिट इन हो ही जाएगी। ठीक है, आपको और लॉसेज और ये सब चीज़ें रखने की जरूरत नहीं। हाँ, स्टॉक वगैरह जैसी चीज़ मैंने देखा कि डेट डाली गई है, जब भी कोई चीज़ आपको अलग से एक्स्ट्रा बताई जाए ना तो तुरंत शक जाना चाहिए आपका। पूरी अकाउंटिंग में आगे 12th तक यही होता रहेगा, शक लिख के जाइए, प्रैक्टिस के बेस पे, थ्योरी के बेस पे जो आपने समझी जानी, और कई क्वेश्चन में आपको गलतियाँ और चालाकियाँ क्वेश्चन बनाने वाले की मिली, ठीक है, उसको पकड़ना सीखिए। यहाँ पे स्टॉक लिख सकते थे जब सारी चीज़ें ऐसे ही केवल नाम लिखा रहा, लेकिन इन्होंने ऑन April 1st 2013 लिखा, यानी कि ये बताना चाहते थे कि देखिए आप बना रहे हैं 31 मार्च को, पर स्टॉक हमने दिया 1 साल पहले का, तो आपको अभी का स्टॉक निकालना पड़ेगा। ठीक है, और निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने सिंपल बेसिक कॉमन सेंस लगाई है, कोई भी अकाउंटिंग नहीं लगाई है। भाई आपके पास कुछ गुड्स रखे 16,000 रुपये के, फिर आपने साल में कई सारी परचेजेस की खरीदा, उसमें से कुछ रिटर्न करा, परचेज रिटर्न वापस कर दिया। ठीक, अब जो आपके पास गुड्स है इसी में से तो आप बेचोगे, तो आपने कुछ बेचा, उस कुछ बेचे वाले में से भी कुछ वापस आ गया। हालांकि बड़ा मुश्किल है ये कैलकुलेट कर पाना, लेकिन क्योंकि ये सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न ये सब अपने लेजर के टोटल्स हैं, इसीलिए पॉसिबल है, वरना बहुत मुश्किल है कि आपके पास जब 210 माइनस 30 यानी 180 और 16 196 के गुड्स हैं तो आप 2 लाख में बेच पाओ, मुश्किल। लेकिन क्योंकि सारी परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक एक साथ था, फिर एक साथ बेच दिया गया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, इसीलिए ये पॉसिबल है। तब हमने पाया कि 16,000 वापस वही है। अब देखिए, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन था, प्रैक्टिस के लिए था, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग था, तो इन्होंने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, 16 को 16 ही रखा, लेकिन ये अलग आता तो हमें अलग से ही डील करना पड़ता। ठीक है, चलिए अब क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से एरर होता है। मान लीजिए बैलेंस नहीं करता और हमने सब सही किया होता, यानी कि लेजर के अकाउंट से टोटल ही गलत उठाए गए होते, है ना। तो हमारी गलती प्लस वो गलती
कब कब कौन कौन सी हो सकती है जिससे ऐसा हो कि ट्रायल बैलेंस मैच ना करे, आइए देखते हैं। डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो ट्रायल बैलेंस के, क्या पता हमने वही टोटल सही से ना किया, क्या 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 पता सब्सिडरी बुक्स जब बनाई है उनका टोटलिंग सही से ना किया, क्या पता सब्सिडरी बुक्स की टोटल को पोस्ट करते समय हमसे गलती हो गई हो, वहां हमारा निकला 45,000, यहाँ ट्रायल बैलेंस हमने लिख दिया 4500, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। ट्रायल बैलेंस के रॉन्ग कॉलम में डाल दिया, ठीक, कोई चीज डेबिट में डालनी थी क्रेडिट में डाल दी, या गलत अमाउंट डाल दी, तो वही वाली बात होगी। ओमिशन इन शोइंग एन अकाउंट बैलेंस ऑन ट्रायल बैलेंस, क्या पता हम भूल ही गए कि ये भी एक लेजर बैलेंस था या ये भी एक अकाउंट बैलेंस था जो ट्रायल में डालना था, हम भूल ही गए उसको, ठीक। लेजर अकाउंट बैलेंस जब हम कैलकुलेट कर रहे थे एक समय पे तभी हमसे गलती हो गई थी, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनाया जा रहा है कि इतनी सारी गलतियां तो अभी पॉसिबल है, तो अब ट्रायल बैलेंस बना के कम से कम इन्हें तो हटा लें, फिर आगे देखेंगे कि आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। मान लीजिए ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो गया, फिर से प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बन रही है साल भर खत्म होने पर, साल के खत्म होने पर, तो फिर उसके बीच में भी और बहुत सारे एरर के चांस होंगे, तो वो और ये मिक्स ना हो जाए और सब कुछ इतना ब्लंडर ना हो जाए कि हमसे कुछ पॉसिबल ही ना हो लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे। इसीलिए हम ध्यान रखते हैं कि इसको अभी ही कर लें, ट्रायल बैलेंस नाम की चीज़ बना के, जिससे कि हमारे एरर्स बीच बीच में सॉल्व होते रहें, रिमूव होते रहें, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर भी किया गया है कि कितने तरीके की जो है एरर्स होते हैं, उसको क्लासिफाई करा गया। एरर्स ऑफ कमीशन मतलब कि अमाउंट में एरर, किसी ने जैसे यहाँ पे देखिए 25,000 कहा था, ठीक, अब कैश बुक में तो हमने सही से लिखा, लेकिन प्रीतपाल के अकाउंट को डेबिट किया 2500 से जब लेजर में पोस्ट कर रहे थे, तो मिसमैच हो गया कि नहीं? तो जो हम अमाउंट में गड़बड़ी करते हैं, या हम जो है क्या कहते हैं कि उसको प्रीतपाल के अकाउंट में लिखना ही भूल गए, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, एरर ऑफ ओमिशन हो जाएगा। तो एक होता है एरर ऑफ कमीशन, मतलब अमाउंट में चेंज कर दिया गलती से, और दूसरा होता है एरर ऑफ ओमिशन, मतलब कि हम उसे लिखना ही भूल गए। अब लिखना भूल गए में भी दो होता है कि भाई एंट्री थी 10,000 की, एक कोई चीज क्रेडिट होनी थी एक डेबिट होनी थी, जैसे कि सेल्स बुक और मोहन का अकाउंट यहाँ पे, लेकिन हमने क्या किया, हमने मोहन के अकाउंट में तो डाला, सेल्स के में नहीं डाला, तो ये है पार्शियल ओमिशन। लेकिन हमने दोनों ही जगह नहीं डाला, तो ये क्या होता है, ये होता है कंप्लीट ओमिशन। इसको पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, जर्नल एंट्री या कहीं कुछ दिया हो तो बात ठीक है, नहीं तो फिर ये गलती पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है आगे जाके। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, जिन प्रिंसिपल्स पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं हमें वही गलत मालूम है एज एन अकाउंटेंट, और इस वजह से हम जो है क्या गलतियां कर रहे हैं, हम एक चीज जो किसी एक अकाउंट में जानी चाहिए उठा के दूसरे में डाल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने बिल्डिंग को एडिशन किया, बिल्डिंग में मतलब कि 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, आपने 7 फ्लोर बना दी, 2 और बना दिए, तो अब ये बिल्डिंग आपकी बढ़ ही गई ना, बिल्डिंग ऐड हुई है ना, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, तो ये किस में जाना चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट में, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करने के बजाय क्या किया, असेट अकाउंट से हटाने की, डेबिट करने के बजाय आपने जो है मेंटेनेंस और रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। भाई मेंटेनेंस रिपेयर क्या है, प्लास्टर टूट गया है, पेंट होना है, कोई प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन का काम होना है, ये सब मेंटेनेंस और रिपेयर में आता है। ये बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाता नहीं है, कम होने से थोड़ा बहुत बचा लेता है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन आपने क्या किया, उसको उठा के उधर कर दिया, तो ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अब क्या होगा, अब ये रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाया जाएगा, जबकि ये था क्या, कैपिटल एक्सपेंस। इनसे क्या होता है, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये अगर आप डेबिट का डेबिट ही कर रहे हो, क्रेडिट का क्रेडिट ही कर रहे हो, तो फिर वो अपनी साइड्स में पहुंचेंगे ज़रूर अमाउंट, और ट्रायल बैलेंस के टोटल को सही रखेंगे। ऐसे ही कंपेंसेटिंग एरर भी होते हैं कि परचेज बुक 10,000 से एक्सेस हो गई, और वहीं सेल्स रिटर्न बुक जो है 10,000 से शॉर्ट हो गई, ठीक, तो क्या होगा, ये दोनों एरर्स एक दूसरे को कंपेंसेट कर देंगे, एक जगह जो है डेबिट में कमी आई और एक जगह क्रेडिट में कमी आई।
और अगर दोनों ही बराबर अमाउंट से कम हुए तो हमें फिर से एरर पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अगर ट्रायल बैलेंस में एरर आ ही गया है, बैलेंस मिसमैच हो ही रहा है, तब कैसे सर्च करेंगे कि गलती हुई कहाँ होगी? तो उसे पता करने के कुछ स्टेप्स हैं। कुछ स्टेप्स यहाँ पहले करे जाते हैं चेक करने के लिए कि भाई अगर आसानी से पता चल जा रहा है तो पहले पता चल जाए, पूरा प्रोसेस ना करना पड़े। फिर धीरे धीरे अपने प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करते हैं जब हमें एरर नहीं मिल रहा होता है। इसमें से कुछ स्टेप एक के बाद एक है और कुछ ऐसे हैं जो हम लिखे एक के बाद एक है बट होंगे साथ में, या दोनों को ही किया जा सकता है। जैसे कि रिकास्ट द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल सही है कि नहीं, क्योंकि ये सबसे छोटी गलती है, इसको सबसे जल्दी पकड़ा जा सकता है, तो सबसे पहले इसे ही चेक करेंगे। फिर जो भी अकाउंट हेड हमने उठाए हैं अलग अलग लेजर से, हम देखेंगे कि उससे हमने जो अमाउंट उठाए हैं वो सही है कि नहीं, कोई डिफरेंस तो नहीं है, या ओमिट तो नहीं होगा, भूल ही तो नहीं गए हम किसी लेजर से उठाना अमाउंट, है ना। तो फिर सेकंड नंबर पे हम ये चेक करेंगे। फिर हम प्रीवियस ईयर से करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई ऐसा अकाउंट तो नहीं है जो पिछले साल से इस साल ऐड हुआ या डिलीट हुआ, और क्या उनके अमाउंट में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है जिसे ना जाना जा समझा जा सकता है, ना ही एक्सपेक्टेड था, ना ही एक्सप्लेन किया जा सकता। अभी भी एरर नहीं मिला या सारे नहीं मिले मान लीजिए, तब रीडू एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स इन द लेजर। फिर आपको क्या करना होगा, अब अगला डिटेल स्टेप पहुंचना होगा कि हर इंडिविजुअल लेजर अकाउंट का जो करेक्टनेस है उसे चेक करना पड़ेगा कि उसकी बैलेंसिंग तो नहीं गलत कर दी हमने। फिर ये भी नहीं तो जो सब्सिडरी बुक के अकाउंट्स हैं लेजर में, उन सब्सिडरी बुक से जो अमाउंट पोस्ट हुआ है वो सही है कि नहीं, है ना। सब्सिडरी बुक मतलब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि भाई हमारा जो डिफरेंस आ रहा है क्या वो 2 से डिविजिबल है, क्या वो 9 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि अगर 2 से डिविजिबल है तो हम एक बार उसके हाफ अमाउंट की एंट्रीज चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आइटम हमने कहीं पे कोई एंट्री डेबिट की क्रेडिट की डेबिट कर दी हो, तो उसमें उस केस में क्या होगा, मान लीजिए हमने डेबिट की क्रेडिट में शिफ्ट कर दी थी गलती से, तो अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस में डेबिट का सम उतने से कम आएगा और क्रेडिट का उतने से ही ज़्यादा आएगा, यानी डिफरेंस डबल हो जाएगा दोनों में, है ना। तो इसीलिए हाफ अमाउंट की जो एंट्री है, जैसे यहाँ पे 1500 हमने एग्जाम्पल लिया, तो हमने हाफ किया 750 और 750 रुपये की एंट्री ढूंढने लग गए। ऐसे पता किया सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सीधे सीधे वो एक जगह से हटी गई हो, डेबिट में हमने लिखना ही भूल गए, केवल क्रेडिट वाले हिस्से में लिखी, तो उस अमाउंट की भी एंट्री हमें ढूंढनी चाहिए जो डिफरेंस है। लास्ट बट नॉट लीस्ट 9 क्यों होता है, जब हम कभी डिजिट्स एक्सचेंज कर देते हैं किसी भी नंबर के, जैसे कि 1500 को हमने लिख दिया 5100, 5100, तो क्या होगा, इनका जो डिफरेंस आएगा ना वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। आप देख लीजिए करके, 5100 माइनस 1500 कितना होता है, 3600, जो कि 9 से डिविजिबल है ना। 459 की जगह हमने 954 कर दिया, अब जो डिफरेंस आ रहा है वो 495 आ रहा है, जो कि 9 से डिविजिबल है। ठीक, तो ये हमेशा 9 से डिविजिबल होगा अगर हमने डिजिट्स में अदला बदली कर दी होगी गलती से। ठीक, अब आपने ये समझ लिया कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, उसका टोटलिंग कैसे होती है, उस टोटलिंग में गड़बड़ी यहाँ आने के चांस होते हैं, वो किस किस वजह से होते हैं, अगर डिफरेंस आ ही रहा है तो हम कैसे पता लगाएंगे गलतियां कहाँ कहाँ क्या क्या हुई होंगी, वो भी हमने जाना। अब आएंगे हम अपने सेकंड पोर्शन पे। एक बार चेक करते हैं वीडियो कितना लंबा हो रहा है। अभी ये केवल 29 मिनट का हुआ है, केवल तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि अभी आगे कितना बाकी है ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे रेक्टिफिकेशन में कुछ भी नहीं होता है, देख रहे हैं आप, केवल एंट्रीज ही हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। और उसके बाद आपका सब क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशंस आ गए हैं, जो हम एक ही एक अभी समझेंगे, बाकी सब न्यूमेरिकल पोर्शन में या न्यूमेरिकल के वीडियोस में जानेंगे। तो चलिए इसे इसी में ख़त्म कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता 10-12 मिनट से ज़्यादा और होगा वीडियो। ठीक, इसमें होता क्या है, सीधे सीधे एंट्रीज विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस और एंट्री विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस वो में हम डिवाइड कर देते हैं एंट्रीज एरर्स को, और फिर हम उनकी एंट्रीज करना चालू करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है,
एक तरीका है कि भाई हमने डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर दिया था, तो हम क्या करेंगे, उसकी वाइस वर्सा एंट्री डबल अमाउंट से कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 750 से कोई अकाउंट डेबिट होना था ए, और बी जो है क्रेडिट होना था 750 से, और इसकी वजह हमने क्या किया, बी को डेबिट और ए को क्रेडिट कर दिया। तो पहले तो हम ए को डेबिट और बी को क्रेडिट करेंगे ताकि वो जीरो हो सके, 750 से। फिर एक बार और करेंगे ताकि हमारी सही एंट्री भी तो सामने आए जो होनी थी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ऐसी एंट्रीज में जिसमें डेबिट क्रेडिट अपोजिट हो गया हो, उन एंट्रीज को हम एक तो रिवर्स कर देते हैं और दूसरा अमाउंट कर देते हैं 2 गुना। एक गलत के इफेक्ट को खत्म करने के लिए और दूसरा सही के इफेक्ट को लाने के लिए। ठीक, इसीलिए अमाउंट डबल है, ध्यान रखिएगा। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा हो सकता है ऐसा कि 10,000 की चीज़ हमने 1,000 से लिख दी। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि 10,000 की चीज़ 1,000 से लिख दी, यानी 9,000 कम से लिखी, तो वही एंट्री जो होनी चाहिए थी यानी मोहन टू सेल्स वाली, उसी को 9,000 से और कर देंगे। ठीक, क्योंकि 10 की वजह 1 से हुई थी तो 9 से और कर दी, रेक्टिफाई हो गया दोनों अकाउंट। ये देखिए, मान लीजिए हमने उल्टा कर दिया था, 2,000 ज़्यादा कर दिया था, 10 की वजह 12, तो अब हम रिवर्स करेंगे 2,000 ताकि 2,000 घट सके। ठीक, ये देखिए, मोहन टू सेल्स होना था, सेल्स टू मोहन हो गया। ठीक, तो दो चीज़ें आपकी हो गई। अच्छा, दूसरा क्या होता है, देखिए, रेंट पेड 2,000 वाज रॉन्गली शोन एज पेमेंट टू लैंडलॉर्ड इन द कैश बुक। मतलब हमने कैश बुक में लैंडलॉर्ड को 2,000 पे कर दिए, जबकि हम 2,000 रेंट अकाउंट से दिखाना था कि पे हो रहा है। ठीक है, एंट्री ये होनी चाहिए थी। तो आप देख रहे हैं कि कैश अकाउंट सही क्रेडिट हुआ है, 2,000 रुपये से क्रेडिट यहाँ भी हुआ है और यहाँ पे भी, यानी कि जो होना था वो हो गया। लेकिन रेंट अकाउंट डेबिट होना था जिसकी जगह लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट हो गया। तो आप खुद समझिए, डेबिट वाले को सही करने के लिए हम उसे क्रेडिट करेंगे सेम अमाउंट से, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं होना था। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट होगा, और रेंट अकाउंट डेबिट होना था पर नहीं हुआ, तो इसीलिए रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बस आप सही करना है किसी तरह से, जो गलत हुआ है उसे रेक्टिफाई करो और जो सही नहीं हुआ है उसे सही करो, बस यही है। ठीक है, आपके रेक्टिफिकेशन में। चलिए, सस्पेंस अकाउंट देख लेते हैं क्या होता है। सस्पेंस अकाउंट ये होता है जब ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करता है तो डिफरेंस अमाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट खोल के उसमें डाल देते हैं। जैसे जैसे एंट्री मिलती जाती है, ऐसी एंट्री जो सिंगल साइडेड थी, एक ही जगह फिट कर रही थी, दूसरी जगह की कोई गड़बड़ी ही नहीं थी, है ना, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी यही 2,000, 12,000, 10,000, इस एंट्री में हम क्या करते होते कि यहाँ हमने लिख दिया था 200 और यहाँ 2,000, तो 1,800 केवल और केवल एक जगह गड़बड़ होता है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब दूसरी चीज़ आपके पास इफेक्ट करने के लिए होती नहीं कि आप ये एंट्री बना पाओ, तो आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट खोल के बैठे हो ट्रायल बैलेंस के टाइम, अब आप वो दूसरी साइड सस्पेंस अकाउंट लिख दोगे। ठीक है, रेंट अकाउंट मान लीजिए डेबिट होना है 2,000 से और 200 से डेबिट हुआ, तो अब आप रेंट अकाउंट डेबिट करोगे 1,800 से, और 1,800 से ही आप सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। ऐसा करने से धीमे धीमे सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि गड़बड़ी थी कहाँ। ठीक, इसी तरह से चीज़ें हैं सब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। थियोरेटिकल आप लगभग पूरा ही समझ गए होंगे। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। ये जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन वाले वीडियोस रहेंगे बहुत लंबे, कई सारे होंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, कोशिश करूँगा मैं आप लोग के जो प्री बोर्ड्स होते हैं, 11th में तो प्री बोर्ड नहीं होता है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम के 4 महीने पहले और 12th का जो प्री बोर्ड होता है उसके 2 महीने पहले हम न्यूमेरिकल वाले वीडियोस भी बना के अपलोड कर दें। इससे आपको उस टाइम पे तो एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, जिस टाइम आप सीख तो स्कूल में काफ़ी कुछ चुके होते हो अपनी स्कूल अपने कोचिंग में, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो, गलतियाँ बहुत होती हैं, आप समझ नहीं पाते हो गलतियाँ क्यों हो रही हैं। उस समय मैं आपको ये चीज़ें दूंगा, लेकिन आप ये थ्योरी पोर्शन ज़रूर पढ़िए, ज़रूर देखिए इन वीडियोस को, क्योंकि इतना डिटेल में थ्योरी आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। इतनी डिटेल में कि आप अगर इसको ग्रास्प कर पा रहे हो एक नहीं तो 2 बार में, या 0.75x में, कैसे भी करके अगर आप इसे ग्रास्प कर पा रहे हो, तो मेरी मानिए आप कभी भी न्यूमेरिकल में गलती कर ही नहीं सकते।
ठीक है, वो गलतियां छोटी छोटी जो लोगों को कंफ्यूजन के कारण होती है, वो कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं, आपको खुद अजीब लगेगा कि बाकी गलती कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम इस बुक का यानी अकाउंटेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर 7 देखेंगे। पार्ट 2 में हम चैप्टर 8 से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और ये वीडियो तो ये चैप्टर तो पक्का 2 वीडियोस में जाएगा, मैं डेड श्योर इस बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।